हेलो फ्रेंड्स, ओनली पीआईसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मुझे पढ़ाने का इतना मोटिवेशन मिल रहा है। और आपके जो कमेंट्स आते हैं एंड आपके जो लाइक्स आते हैं, वही सब मेरे पढ़ाने के लिए मोटिवेशन का एक ज़रिया है। और आप शेयर भी करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और मैं भरोसा दिलाती हूँ पूरी कोशिश करूँगी। जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही है या फिर मैं कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, वो सब भी मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराने लगूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कोर्स कंप्लीट कराने का, ये भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। टीम द्वारा भी पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और जैसे कि ब्रजेश सर ने अभी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर ही दी है, और जैसे ब्रजेश सर ने आपकी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर ही दी हैं, और आगे भी जल्द से जल्द न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अदर सब्जेक्ट की। और मेरे द्वारा भी मध्य प्रदेश जीके पढ़ाया जा रहा है। और अभी जो क्लासेस 2-3 कुछ ही टाइम हुआ है, आयोग की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है। जल्दी ही एक नई क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं। और तब तक आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसने भी ना किया हो, और शेयर भी कीजिएगा। आपके इसी सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस सब के लिए तक आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे, इसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक संवैधानिक संस्था है या फिर संवैधानिक निकाय है, जिसका जिक्र संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 में कहा गया है, जिसके तहत सिविल सर्विसेज हैं उनकी भर्ती के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर आयोगों के गठन करने की बात कही गई है। तो वही हम आज पढ़ना है, संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग को हम कुछ आयामों के तहत पढ़ेंगे। आयामों के तहत मैं इसलिए बोलती हूँ पढ़ने का, क्योंकि इससे हमारी जो पढ़ने का तरीका ईजी हो जाता है। हम चीज़ों को बांट कर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सरल हो जाती हैं। वैसे हमको याद रखना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन हम चीज़ों को जब बांट कर पढ़ने लगते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके, तो वो हमें चीज़ें ईजी पढ़ने लगती हैं। तो इसके आयोग के भी हमारे कुछ आयाम रहेंगे पढ़ने के, वह देखते हैं। पहला देखेंगे हम इसकी पृष्ठभूमि के तहत हम इसकी पूरी इतिहास जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। मतलब कि पहले ये कैसे संस्था थी और धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप इसका कैसे आया। इसके जो जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, और भी फैक्ट हैं इस तरह के हम जो इसकी पृष्ठभूमि में या फिर इसकी जो इतिहास रहेगा पृष्ठभूमि के अंतर्गत उसमें यह चीज़ हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति। अब हम बात कर रहे हैं संवैधानिक स्थिति। तो मैंने यह शुरू में ही बता दिया कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये इसका जिक्र कहाँ दिया गया है? संविधान में। तो संविधान में दिया गया है, तो हम इसकी स्थिति देखेंगे कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है। स्थिति के अंतर्गत ही हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आयोग के अंतर्गत, क्योंकि आप अनुच्छेद समझ गए तो आप पूरा आयोग समझ में आ जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद के अंतर्गत ही आप देखेंगे नियुक्ति प्रक्रिया दे रखी है, फिर उसकी संरचना भी अनुच्छेद में दी जाती है, उसकी कार्य शक्तियाँ सब कुछ, निलंबन प्रक्रिया सब कुछ अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। इसलिए अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए आपको अनुच्छेद याद रखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर हम देखेंगे इसकी संरचना के तहत हम देखेंगे कितने सदस्यीय संस्था है। ठीक है। फिर हम देखेंगे बर्खास्त या निलंबन। बर्खास्त व निलंबन के अंतर्गत हम देखेंगे पद मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किसको ये त्याग पत्र देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इसके पॉइंट रहेंगे। हम बात करेंगे इसकी कार्य व शक्तियाँ की। कार्य व शक्तियों में देखेंगे आयोग के कौन से कार्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य की बात करें तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये केंद्र स्तर पर जो ग्रुप ए बी की जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाने का कार्य इसी के जिम्मे रहता है। उससे संबंधित जितने भी नियम होते हैं, भर्तियाँ, सब कुछ इसी के अंतर्गत की जाती हैं। फिर हम इसके अंतर्गत और अन्य तथ्य देखें। अन्य तथ्य के अंतर्गत हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहते हैं, जैसे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, या फिर इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, वर्तमान कौन है, ऐसे कोई अध्यक्ष जिसने कोई अलग ही काम किया है, अच्छा काम किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम जो भी चीज़ रहेंगी हमारी वो देखेंगे हम अन्य फैक्ट के अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। अगर हम इसके अन्य जो पृष्ठभूमि की बात करें तो बात करें इसकी पहले क्या था, तो फिलिप मेसन के अनुसार, किसके अनुसार? फिलिप मेसन के अनुसार
भारतीय सिविल सेवाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो 1769 ईस्वी में हुई। 1769 ईस्वी को इन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं की उत्पत्ति का वर्ष माना है। और लेकिन इनकी पहले जो नियुक्ति होती थी वह संरक्षण विधि के तहत होती थी। नियुक्ति संरक्षण विधि के तहत होती थी, कोई इसके लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाती थी। वो खुद ही जो आयोग के लोग रहते थे वही सदस्यों का चुनाव कर लेते थे अपने ही अनुसार। तो संरक्षण विधि के तहत इसकी नियुक्ति होती थी। फिर अगर बात करें पहले जो विधि इनकी नियुक्ति किससे हो रही थी, संरक्षण विधि से नियुक्ति हो रही थी। नियुक्ति किसके तहत हो रही थी, संरक्षण विधि के तहत हो रही थी। फिर हम बात करें इसके लिए परीक्षा कब से आयोजित की जाने लगी, या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षा कब से आयोजित की जाने लगी इसके लिए, तो 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। मैकाले समिति के तहत ही इस जो आयोग की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। मैकाले समिति के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई, मैकाले समिति के तहत, जिसका गठन कब किया गया था, 1854 में। 1854 में इसका गठन किया गया था। फिर 1855 में पहले ये परीक्षाएं लंदन में आयोजित की जाती थी। भारत में परीक्षाओं का आयोजन अभी नहीं किया जा रहा है, मतलब कि मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो पहले ये परीक्षाओं का आयोजन लंदन में किया जाता था। और जो पहली परीक्षा का आयोजन 1855 में लंदन में किया गया था। कब किया गया था, 1855 में पहली परीक्षा का आयोजन लंदन में किया गया था। फिर अगर भारत की बात करें, भारत में कब से ये परीक्षा होने लगी, तो 1922 में पहली बार भारत के इलाहाबाद और लंदन में एक साथ परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1922 में लंदन एंड इलाहाबाद। तो 1922 में पहली बार लंदन में तो पहले से ही की जा रही थी और 1855 से ही लंदन में शुरुआत हो गई थी। लेकिन जब 1922 में भारत में परीक्षा आयोजन की गई थी इलाहाबाद में, तब लंदन में भी की जा रही थी। तो इन दोनों का 1922 में एक साथ दोनों जगह परीक्षा का आयोजन किया गया, लंदन में और इलाहाबाद में। फिर आगे चल के एक ली आयोग का गठन किया गया। आगे चल के किसका गठन किया गया, एक ली आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश के तहत 1 अक्टूबर 1926 को इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, एक ली आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद इसी की सिफारिश के आधार पर, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर इसका नाम परिवर्तित करके 1935 के अधिनियम के तहत बात करें तो 1934 तक यह जाना जाता था केंद्रीय लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, कब, 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल के कर दिया संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, वर्तमान जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी जो ये संघीय लोक सेवा आयोग का 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कब आया, ये आया 26 जनवरी 1950 को। इसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये पहले जाना जाता संघीय लोक सेवा आयोग, उसके पहले ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। तो अभी हमने जो भी समझा वो एक बार हम बोर्ड पर पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, फिलिप मेसन के अनुसार तो हमने क्या पढ़ा,
फिलिप मेसन के अनुसार भारतीय सिविल सेवा की जो उत्पत्ति हुई थी वह कब हुई थी? 1769 में। कब हुई थी? 1769 में। और इसमें जो पहले भर्ती होती थी वह संरक्षण विधि के तहत होती थी। भर्ती किसके तहत होती? संरक्षण विधि के तहत होती थी। फिर देखा जाए तो 1853 के अधिनियम के तहत 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया गया, जिस समिति की सिफारिश के तहत जो नियुक्ति होने लगी वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने लगी। उसने लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर जो नियुक्ति होती थी वह अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने लगी। फिर देखा जाए 16 जुलाई 1855 को पहली बार परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी। पहली बार जो परीक्षा का आयोजन हुआ था वह लंदन में हुआ था। फिर 1922 में पहली बार लंदन और इलाहाबाद दोनों में परीक्षा का आयोजन किया गया। तो देखा जाए तो भारत में पहली बार परीक्षा का आयोजन कब से किया जा रहा है? वह 1922 से। फिर देखा जाए 1919 के अधिनियम के तहत, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत 1923 में एक आयोग का गठन किया गया। वह आयोग कौन सा था? ली आयोग। वह आयोग था ली आयोग। फिर देखा जाए इसी ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर देखें तो 1935 के अधिनियम के तहत, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या हो गया है? संघीय लोक सेवा आयोग। अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग कब बना। तो ये 26 जनवरी 1950 को जो हमारा वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग है उसकी उत्पत्ति हुई या स्थापना हुई। कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो ये देखिए हमने कुछ इसकी पृष्ठभूमि। अब हम बात करते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति की। किसकी बात करते हैं? संवैधानिक स्थिति की। यह भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका जिक्र किया गया है। अब हम इसकी संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं। तो संवैधानिक स्थिति को देखें हम, तो मैंने पहले ही बताया था संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत इसका संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर हम देखें अनुच्छेद देखें 315 कहता है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात कौन करता है? अनुच्छेद 315। फिर देखें 316 की बात करें। 316 आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि की बात करता है। उनकी नियुक्ति कौन करेगा और उनकी पदावधि कितनी रहेगी? जैसे कि सदस्यों की इसके आयोग के सदस्य, उनकी कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष से 65 वर्ष रहता है कार्यकाल 6 वर्ष तक, या फिर जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है तो फिर वह उनको पदत्याग करना पड़ता है। फिर देखें 317 तो आयोग सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन 317 कहता है। फिर देखें 318 देखें तो सदस्यों एवं आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति, जो सेवा शर्तों के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति की रहती है यह शक्ति। फिर देखें 319 में देखें सदस्यता समाप्ति के बाद जो आयोग के सदस्य उनकी सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर नहीं रह सकते। यह कहता है 319, यानी कि वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। फिर देखें 320 में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। फिर देखें 321 के कार्य विस्तार की शक्ति 321 में दी गई है। आयोग के कार्य विस्तार संसद कर सकती है। फिर देखें 322 में आयोग के वित्तीय लेन देन की चर्चा 322 के तहत की गई है। फिर देखें 323 के तहत आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वह किसको देगा? तो वह सौंपता है राष्ट्रपति को। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो रहता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये देखा हमने आयोग के जो अनुच्छेद और संवैधानिक स्थिति हमने ये देखी। अब हम बात करते हैं संरचना की।